नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार आप लोग काफ़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे कि आखिरकार कब एग्जाम तक चैनल के माध्यम से हमें सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए 2021 की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होगा, तो दोस्तों वह दिन अब आ चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं CHS के लिए। आपके जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इसको स्टार्ट हो जाएगी और पहली ही क्लास आप लोगों के लिए रहेगी हिंदी की क्लास। यहाँ पर दोस्तों जो क्लासें रहेंगी, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे और ये जो प्रश्न श्रृंखला रहेगी ये लगातार आपकी चलती रहेगी। मॉक टेस्ट के रूप में आपको सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे और विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चन के बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करके वहाँ पर आपको आंसर दिए जाएंगे, जिससे कि आपके मॉक टेस्ट के ही माध्यम से आपकी पूरी थियरी भी कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चित रहेंगे। और जो ये हिंदी की क्लास रहेगी उसको इस प्रकार से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो क्लास 6 के लिए, 9th के लिए और 11th के लिए सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को दोस्तों आप लोगों, आपके मित्र जो भी CHS की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पर दोस्तों शेयर करके उन्हें सचेत कर दीजिए कि बिल्कुल फ्री बैच के रूप में आपकी क्लासें स्टार्ट यहाँ पर होने चल रही हैं और सभी लोग आप यहाँ से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग काफ़ी ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी क्लासें रहेंगी वो सुबह 8 बजे रहेंगी। सुबह 8 बजे ही आपकी क्लासें रहेंगी और इस बात को लोग क्या रखेंगे, आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस बात को और आगे ना बढ़ाते हुए हम सीधा सीधा अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है। पहली बात यहाँ पर याद रखेंगे कि आपके जो पेपर होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और पूरे 20 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगा और आप लोग लास्ट में इसका आंसर भेजिएगा कि आपके 20 में से कितने उत्तर सही हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है, पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले आप लोग समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। और अब आप समझ लीजिए दोस्तों कि जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्द दोस्तों आपका रूढ़, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा शब्द होता है दोस्तों आपका यौगिक और एक शब्द का प्रकार दोस्तों होता है आपका योग रूढ़, जो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जिन लोगों को इनके बारे में पता होगा वो लोग इसके सही आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि रूढ़ किसे खाते हैं। दोस्तों रूढ़ उसे खाते हैं जिसको आपके 2 भागों में या फिर 2 खंडों में विभाजित ना किया जाए, 2 सार्थक खंडों में, 2 आपके किसमें, 2 आपके दो सार्थक खंडों में विभाजित ना किया जा सके। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है पीला। हम अगर पीला को 2 भागों में विभाजित करें, पी या फिर धन ला करें, तो ना तो पी का कोई अच्छा आपका अर्थ बनेगा, ना तो ला का बनेगा। तो इस प्रकार से इसे 2 सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूढ़। रूढ़ समझ के होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तो आपका जो पीला है आपका ये रूढ़ शब्द है। अब बात करते हैं यौगिक को। यौगिक का अर्थ होता है जिसे 2 आपके सार्थक खंडों में, 2 आपके सार्थक खंडों में, 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सके, सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सके। जैसे मैं कह दूं आपके विद्यालय या फिर ये घुड़सवार ही है। घुड़ का अर्थ हो जाएगा घोड़े का और सवार मतलब जो आपकी सवारी करता है। तो घोड़ा का भी एक अपना अर्थ है कि जो घोड़ा एक आपके जानवर है और सवार मतलब जो आपकी सवारी करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। अब यौगिक के बाद बात कर लेते हैं कि आखिरकार योग रूढ़ शब्द कौन सा होता है। तो योग रूढ़ का अर्थ होता है दोस्तों कि जो आपके यौगिक और रूढ़ दोनों हो। कैसे दोस्तों, बनावट के आधार पर तो वह आपके यौगिक हो, वह आपके यौगिक हो। बहुत अच्छे समझाऊंगा मैं आपको इसको कि बनावट के आधार पर वह आपकी क्या हो के यौगिक हो, लेकिन अर्थ के आधार पर वह रूढ़ हो जाए। अच्छा सर, इसका क्या अर्थ होता है, मैं समझ नहीं पाया कि योग रूढ़ क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके योग रूढ़ होता है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट क्या है कि बनावट के आधार पर हो यौगिक और अर्थ के आधार पर हो रूढ़। जैसा कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है। लंबोदर की दोस्तों बात करते हैं, जो इसकी बनावट है पूरी, तो इसको देखेंगे कि इसको 2 सार्थक खंडों में विभाजित कर सकते हैं, लंबा, धन, आपके उदर। तो ये तो आपकी बनावट के आधार पर तो ये क्या बन गया, आपके यौगिक बन गया। लेकिन अगर दोस्तों हम इसका अर्थ निकाल लें कि लंबोदर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, लंबा उदर, जिसका लंबा उदर हो। लेकिन यह शब्द लंबोदर हम इस्तेमाल करते हैं आपके गणेश जी के लिए, आप सभी लोगों को पता होगा। और गणेश की बात करते हैं, इसका जो अर्थ निकालता है, अर्थ की दृष्टि से गणेश को हम अब 2 सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, मतलब ये हो गया आपका रूढ़। तो समझ गए कि जो आपकी बनावट थी लंबोदर, वह तो आपकी यौगिक थी, वह तो क्या थी दोस्तों, वह तो आपके यौगिक थी। लेकिन जो इसका अर्थ निकला गणेश, वह आपकी हो गया आपके रूढ़। तो यह बन गया आपके योग रूढ़, जो यौगिक और रूढ़ दोनों है, इसीलिए इसका शब्द बना है योग रूढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए सही बात यह होगी कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास होते हैं, वो सारे आपके योग रूढ़ ही होते हैं।
तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। पहले बात करते हैं पीला की, तो ये आपकी क्या है, आपके रूढ़ है। अगर रूढ़ पूछता तो पीला सही उत्तर होगा। ये आपका घुड़सवार की बात करते हैं तो ये आपकी यौगिक है। यह आपकी क्या है, आपकी यह आपकी यौगिक है। नाक की बात करते हैं तो ये भी आपका रूढ़ है। और अगर लंबोदर की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, आपके योग रूढ़ है। समझ के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। और एक नोटबुक हमारे साथ अगर आप लोग लेकर बैठेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को नोट करेंगे और 3 बातें मैंने आपको बताई रूढ़ के बारे में, उसके आगे लिख लीजिए कि इसके 2 सार्थक खंड नहीं किए जा सके। उसके बाद अगले हेडिंग डालिए यौगिक, तो यहाँ पर लिखिए जिसके 2 या 2 से अधिक सार्थक खंड किए जा सकें, वो हो गया आपके क्या हो गया, आपके यौगिक हो गया। तीसरा लिखिए कि आपके योग रूढ़। ऐसे आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तभी मजा आएगा। योग रूढ़, और योग रूढ़ में लिखिए कि यह आपके बनावट के आधार पर, यह आप लिखिए, लगाइए बनावट, बनावट के सामने से लिख दीजिए यौगिक, और जो इसको आगे लिखिए अर्थ और लिख दीजिए उसके आगे रूढ़। और उसके बाद एक आपके इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल और गणेश लिखकर उसको इसी प्रकार से अपना नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको हिंदी समझ में आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। तो इसके लिए भी आपका लॉजिक है, पहले आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। हाथी, यहाँ, इधर या फिर उधर। जिनको भिखारी के बारे में पता होगा वो लोग तो इसका सही उत्तर कर लिए होंगे। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या है, तो उनके लिए आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सुनिए, बहुत मजा आएगा। देखिए डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा सारे क्वेश्चन की, तभी आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो विकारी शब्द कौन सा है। पहली बात तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विकारी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों विकारी का अर्थ होता है जो आपके वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और दोस्तों आपके किसी भी आधार पर क्या हो सके, उसमें बदलाव आ सके। जैसे बात करते हैं आपके यहाँ पर हाथी की, तो जो हाथी शब्द दोस्तों यह आपके एक विकारी शब्द हो जाता है, क्योंकि हाथी की बात करते हैं तो आपके अगर इसका बहुवचन बनाना तो कहेंगे आपके हाथियाँ, कहेंगे हाथियाँ, तो इसमें विकार आ गया। इसमें क्या हो गया, आपके वचन जब बदला तो इसमें विकार आ गया। तो जो ऐसे शब्द जो उसके वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर जिसमें आपके बदलाव आ जाए उससे कहते हैं विकारी शब्द। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है दोस्तों, इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जितनी भी आपकी संज्ञाएँ होती हैं वो आपके क्या होती हैं, विकारी शब्द होती हैं। दूसरी बात, जितने भी आपके सर्वनाम होते हैं। तीसरी बात की जितनी आपकी क्रियाएं होती हैं। चौथी बात की जितने आपके विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब होते हैं आपके विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं जितनी होती हैं क्या होते हैं, आपके विकारी शब्द होते हैं। लेकिन जितने भी दोस्तों आपके अव्यय होते हैं, पांचवी बात करते हैं अव्यय की, तो जो आपके अव्यय होंगे ये आपके अविकारी होंगे। क्या होंगे, आपके अविकारी होंगे। तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे लिख दीजिए कि विकारी शब्द, फिर लिखिए कि संज्ञाएं, सर्वनाम, क्रियाएं, विशेषण ये सभी आपके विकारी होते हैं। और लिखिए अव्यय के आगे ये आपके अविकारी होते हैं। विकारी क्या हो गया, अविकारी क्या हो गया, आप लोग समझ लीजिए। फिर ऐसे लिख लीजिए विकारी, जिनमें दोस्तों आपके लिंग, वचन के आधार पर जिसमें आपके बदलाव हो, जिसमें बदलाव आ जाए उसमें क्या होते हैं, आप उससे कहते हैं कि आपके विकारी। और अविकारी हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि जिसमें आपके वचन के आधार पर और आपके लिंग के आधार पर कोई बदलाव ना आए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अविकारी। इस प्रकार से नोट्स में अपने बनाते चलिए, सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी। तो हाथी दोस्तों क्या है, दोस्तों हाथी एक प्रकार की आपकी संज्ञा है। हाथी एक प्रकार की संज्ञा है, क्या है दोस्तों, एक प्रकार की संज्ञा, एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा हाथी है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह आपके विकारी शब्द हो जाएगा, क्योंकि संज्ञाएं जितनी होती हैं सारी आपकी विकारी शब्द होती हैं। बात करते हैं यहाँ की, इधर की, उधर की, ये सारे आपके अव्यय है, ये तीनों आपके अव्यय हैं। और अव्यय क्या होते हैं, आपके अविकारी होते हैं, अविकारी होते हैं। और आपसे पूछा गया था कि विकारी शब्द कौन सा है, तो हाथी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं उसे कहते हैं आपके तद्धति प्रत्यय, उसे कहते हैं आपके तद्धति प्रत्यय, तद्धत प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय का अर्थ पहले समझ लीजिए कि प्रत्यय का अर्थ होता है वह शब्दांश, ऐसे शब्दांश, अपनी नोटबुक में विस्तार से लिखिएगा, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर या फिर किसी भी शब्द के दोस्तों क्या आपके पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला दें, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ये नोटबुक में नोट कर लेंगे, मेरी बात सुनकर आप अपने नोट्स बनाइएगा, डालिएगा आपकी हेडिंग प्रत्यय के आगे लिखिएगा कि ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला दें फिर विशेषता प्रकट कर दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। नोट कर लेंगे, बिल्कुल सही। अब आगे लिख लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके पीछे जो भी प्रत्यय लगते हैं उसे तद्धति प्रत्यय कहते हैं। और बात करते हैं कृदंत प्रत्यय, आप हेडिंग डालिए, उसके लिख लीजिए कि क्रिया के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश को आपके कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट्स बनाते चलिएगा तभी मजा आएगा,
ठीक है। तो क्रिया के पीछे क्या जुड़ते हैं, कि पूछ रहा था कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। जिन लोगों को आपको यहाँ पर आप एक नोट बनाकर लिखिए और यहाँ पर लिखते चलिए कि पहला क्वेश्चन सही, दूसरा गलत, लास्ट में तभी तो आप लोग देखेंगे कि आपके स्कोर कितने हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हालांकि दोस्तों जो आपके ये हिंदी की क्लास है ये मैं बहुत पहले ही स्टार्ट कर देना चाहता था, लेकिन मेरी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने आपको बीच में बताया भी था, और इसके लिए मैं आपके इलाज करा रहा था, और अब थोड़ी सी मुझे राहत हुई है, तो यहाँ पर मैंने क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 29 दिसंबर को यहाँ पर मेरे यहाँ पर एक विवाह है, जिसकी वजह से बीच में भी 4-5 दिन के लिए फिर भी क्लासें आपकी क्या होंगी, आपके बीच में 4-5 दिन की क्लासें आपके फिर से डिस्टर्ब होंगी, तो उसके लिए आप लोग रखेंगे। और जब विवाह आपके बीच जाएगा आपके, तो लगभग 5 जनवरी से 5 आपके 29 दिसंबर को नहीं, 29 नवंबर को जो विवाह है दोस्तों वह आपके 29 नवंबर को है, 29 नवंबर को, 29-30 नवंबर को। तो आपकी 5 दिसंबर से आपकी फिर से क्लासें आपके रेगुलर में स्टार्ट हो जाएंगी, बीच में थोड़ी सी क्लासें डिस्टर्ब रहेंगी, तो उसके लिए आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है। फिर भी अगला क्वेश्चन आपका आ गया कर्मवाच्य से। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको इसके पीछे के लॉजिक सारे पता होने चाहिए, जो पढ़े हुए हैं उनको लॉजिक पता है। दोस्तों बात करते हैं वाच्य की। तो दोस्तों वाच्य क्या होता है, पहले बात को जिनको पता होगा उन लोग समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर होगा क्या। उसका सही उत्तर होगा, चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। इसमें से कौन सा उत्तर होगा, जिनको पता होगा इसके पीछे का लॉजिक वो आपके लगा लिए होंगे। अब बात करते हैं जिनको नहीं पता है। तो वाच्य होता क्या है दोस्तों, वाच्य यह होता है कि जो बताता है कि जो वाच्य बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, वाक्य में किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है। तो वाच्य के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो वाक्य आपका पूरा है इसमें किसकी प्रधानता है। अगर दोस्तों वाच्य में आपकी कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, तब बन जाएगा आपके, उसे कहेंगे, उस वाक्य कहेंगे कर्तृवाच्य। समझ रहे हैं। अगर उसमें कर्म की प्रधानता है तो कहेंगे कि आपके कर्मवाच्य है। अगर उसमें दोस्तों किसी भाव की प्रधानता है तो उसे कहेंगे वो आपके भाववाच्य है। नोट्स बनाते चलिएगा तभी मजा आएगा, भाव वाच्य, और तभी आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट होगी। फिर क्वेश्चन के रूप में आपकी पूरी थ्योरी में कंप्लीट करूंगा इसी प्रकार से। तो समझ गए वाच्य क्या होता है। वाच्य वह होता है जो बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। कर्ता की अगर प्रधानता तो कहेंगे कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता तो कहेंगे कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता तो कहेंगे भाववाच्य। समझ गए। पूछ क्या रहा है आपसे कि कर्मवाच्य कौन सा है। तो पहला ही दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा, चिट्ठी भेजी गई, क्योंकि चिट्ठी क्या दोस्तों, चिट्ठी इसमें एक कर्म है और इसमें कोई भी कर्ता आपके नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपके राहुल के द्वारा चिट्ठी भेजी गई, तो इसमें राहुल क्या हो जाता है दोस्तों, आपके राहुल हो जाता है आपकी कर्ता, और कर्ता की प्रधानता होती तो ये बन जाता कर्तृवाच्य। लेकिन इसमें कर्ता कोई नहीं है, चिट्ठी क्या है आपकी कर्म है, और कर्म की यहाँ पर प्रधानता है, क्योंकि कर्म की आपको बताया कर्म के बारे में, तो ये आपके कर्मवाच्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है तो लड़का के बारे में बताया जा रहा है, तो ये आपकी प्रधान तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। श्याम चिट्ठी लिखेगा, श्याम यहाँ पर है और श्याम विशेषता है, तो श्याम वाच्य से आपके कर्तृवाच्य सही उत्तर हो जाएगा, कर्तृवाच्य सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें भी लड़का दौड़ रहा था तो लड़का आपकी कर्ता है, तो कर्ता की प्रधानता है। तो इन तीनों में कर्ता की प्रधानता है, और ये तीनों है आपके कर्तृवाच्य, और इसमें कर्म की प्रधानता है, ये है आपके कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य समझ गए। अच्छा सर भाववाच्य के भी एक उदाहरण दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अपने नोट्स में लिख लीजिए कि भाववाच्य का उदाहरण है, मुझसे चला नहीं जाता। ऐसे ही बहुत शब्द होते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। एक आप लिख लीजिए, इसमें होता है कि इसका एक भाव है कि मुझसे चला नहीं जाता, तो एक भाव बनता है और इसमें हो जाते हैं आपके भाववाच्य, भाव की प्रधानता आपकी बन जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। ऐसे पढ़ेंगे तभी आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन क्या है कि गुरुदेव शब्द में समास है। तो आखिर आप समझ लेते हैं कि समास क्या है। जिन लोगों को पता होगा पहले वो देख लीजिए कि अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर कर्मधारय समास है। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते रहिए। अब जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या करेंगे, जितने यहाँ पर बच्चे हैं हमारे साथ सभी समझ लीजिए कि फुल डिटेल में मैं कराऊंगा। अगर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा तो क्वेश्चन के माध्यम से पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट कराऊंगा, जब तक कि आप कर नहीं देंगे कि हाँ मेरी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो गई। लेकिन इसके बाद भी अगर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आएंगे कि सर आप थ्योरी जो है शुरू से लेकर अंत तक एक बार थ्योरी पढ़ा दीजिए फिर टेस्ट करिए, तो मैं क्या करूँगा आपकी एक थ्योरी की भी क्लास स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी नहीं, जब हमारे यहाँ पर जो विवाह है वो बीत जाएगा 5 दिसंबर से। जो भी कमेंट आएंगे, अगर कमेंट कहेंगे कि नहीं ये टेस्ट चलने दीजिए तो टेस्ट ही चलेगा, अगर कहेंगे कि थ्योरी चलाइए तो मैं थ्योरी भी स्टार्ट कर दूंगा, जैसे बच्चों की आपकी डिमांड रहेगी।
तो उसके लिए आप क्या रहेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। तो शब्द क्या आपके क्वेश्चन क्या है कि गुरुदेव शब्द में समास क्या है। तो पहले समझ लीजिए कि समास आखिरकार होता क्या है। समास होता है दोस्तों आपके दोस्तों जब दोस्तों यहाँ दो या जब दोस्तों आपके कोई भी शब्द है, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे तो समास के बारे में समझ लेंगे। समास के बारे में समझ लेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, आप लोग नोटबुक ले लीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, आपके समास कहते हैं। सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो डिफिनीशन आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ ही होता है आपके संक्षेपीकरण। जैसे मैं कह दूं कि गगन को चूमने वाला। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए किस प्रकार से संक्षेपीकरण होता है। आपके गगन को चूमने वाला, तो डिफिनीशन क्या कहती है, दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, तो यहाँ पर चार शब्द हैं, मतलब दो या दो से अधिक शब्द हैं बिल्कुल है, और दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को। अब इसका एक शब्द क्या बनेगा, गगनचुंबी। समास बनाएंगे तो हो जाएगा गगनचुंबी। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द थे और इससे ही मिलकर बना एक नवीन एवं सार्थक शब्द, और इसी को कहेंगे आपके समास। तो यहाँ पर ये आपका संक्षिप्तीकरण हो गया। इतना बड़ा आप लोगों को लिखना पड़ रहा था, गगन को चूमने वाला, दो लाइनों में आ रहा था, यहाँ पर हमने लिख दिया गगनचुंबी, एक ही लाइन में आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेपीकरण। तो संक्षेपीकरण तो हो गया ना, संक्षेपीकरण तो आपका हो गया ना, बिल्कुल सही। तो आप लोगों के समझ में आ गया आखिरकार समास का महत्व क्या है। समास का महत्व किसी चीज को अधिक शब्दों में लिखने के बजाय आप कम शब्दों में इसको लिख लीजिए। गगन को चूमने वाला, इसका एक शब्द आपने लिख दिया गगनचुंबी, तो बन गया आपकी समास। समास की बातें आप लोग समझ गए। अगर आपसे कुछ नहीं पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे आपके संक्षेपीकरण, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि समास कितने प्रकार का आपका होता है। समास क्या होता है आपके, कितने प्रकार का होता है। तो समास दोस्तों आपका 5 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपके तत्पुरुष समास, यहाँ पर दोस्तों लिखा भी होगा, देखिए एक दोस्तों आपका होता है अव्ययीभाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, एक होता है बहुब्रीहि समास, एक होता है कर्मधारय समास। 6 समास होते हैं दोस्तों, 5 नहीं 6, नोट कर लीजिएगा। आप अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए, समास 6 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखिए, फिर आगे लिखिए। एक होता है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, चौथा के बाद 5वां लिख लीजिए कि द्विगु समास, और फिर लिख लीजिए आपके द्वंद्व समास। अब देख लेते हैं कि इनकी विशेषता क्या है दोस्तों। अव्ययीभाव समास वह होता है जिसका जो प्रथम पद दोस्तों आपका अव्यय होता है। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं आपके प्रतिदिन, नोट करते चलिएगा नोटबुक में, प्रतिदिन, इसका जो प्रथम पद है दोस्तों, किसी भी समास में कम से कम 2 पद होते हैं। एक होता है आपके प्रथम पद जिसे आपके पूर्व पद आप कहते हैं, पूर्व माने पहला, और पद मतलब पद, तो जो पहला पद होता है, और जो बाद का पद उसे कहते हैं उत्तर पद, मतलब बाद का पद। तो जिसमें जो आपके जो पूर्व पद है यह आपकी अव्यय हो। अव्यय आप पहले ही समझ चुके हैं, जिसका आपके जो अभिकारी होता है, तो अव्यय जो होता है इसे कहते हैं आपके अव्ययीभाव समास। तो प्रति क्या है दोस्तों, प्रति एक प्रकार का आपके अव्यय है, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपके अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास समझ के बहुत ही सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपके विभक्तियों का लोप होता है, जिससे पीछे मैंने आपको बताया था कि गगन को चूमने वाला, यही मैंने आपको बताया था। तो इसमें को जो था ये आपकी विभक्ति थी और इसका लोप हो गया। गगन को चूमने वाला से को हट गया, गगनचुंबी बन गया, समझ गए। चुंबी मतलब चूमने वाला हो गया गगन, लेकिन इसमें विभक्ति का लोप हो गया। जिसमें विभक्तियों का लोप होता है वह होता है आपके तत्पुरुष समास। बहुत ही सही। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, घोड़े का सवार। तो क्या है दोस्तों, इसमें आपकी विभक्ति है, क्या है आपकी विभक्ति है, लेकिन जब इसका समास करेंगे तो हो जाएगा घुड़सवार। तो विभक्ति क्या हो गया, आपके लोप हो गया, तो उसमें विभक्तियों का लोप होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है दोस्तों आपका, अगला मतलब क्या है आपके तीसरा नंबर का समास है कि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास दोस्तों आपका यौगिक की तरह होता है कि आपका जिसके आपके तीसरा पद प्रधान हो। जैसे मैंने आपको बताया था वहां पर आपके लंबोदर, तो ना दोस्तों इसमें लंबा प्रधान है ना इसमें उदर प्रधान है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान है जिसका अर्थ होता है आपके गणीय से, तो इसी को कहेंगे आपके बहुब्रीहि समास। चौथा है दोस्तों की कर्मधारय समास। कर्मधारय से एक समास होता है जिसमें जो आपके 2 पद होते हैं, पूर्व पद एंड
पूर्व पद एवं उत्तर पद जो होता है वह दोस्तों आपके विशेषण या फिर विशेषण विशेष, जिसमें आपके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। आप क्वेश्चन बनेगा कि विशेषण विशेष क्या है। दोस्तों विशेषण वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की आपकी क्या करता है, आपकी विशेषता बतलाता है, और इसी शब्द को क्या कहेंगे, आपके विशेषण कहेंगे। और विशेष क्या होता है, विशेष होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। इसको भी एग्जाम्पल समझाऊंगा, घबराइएगा मत। जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, बतलाई जाती है, तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपके विशेष्य। विशेषण वह है कि जो शब्द विशेषता बतलाए, और विशेष वह है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे मैं कह दूं आपके नील गाय, नील गाय, तो इसमें दो शब्द है, एक है आपका नीला और एक है दोस्तों आपकी गाय। तो गाय की विशेषता बतलाई जा रही है कि वह नीला है, और शब्द कौन सा शब्द विशेषता बतला रहा है, आपके नीला। तो नीला तो बन गया दोस्तों आपके विशेषण। क्या बन गया, आपके विशेषण। अगर इसमें पूछे क्या है तो आपके नीला है, क्योंकि यही विशेषता बतला रहा है। और किसकी विशेषता बतला रहा है कि नीला है, गाय की विशेषता बतला रहा है। तो गाय क्या होगी, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह होता है विशेष। तो गाय बन गई आपके विशेष्य, और इन दोनों ही शब्दों में आपके विशेषण और विशेष्य का संबंध बन गया, और ये समास बन गया आपके कर्मधारय समास। अगर पूछे कि नील गाय में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा मैंने आपको बताया था दोस्तों आपके कि द्विगु समास है। दोस्तों द्विगु समास वह होता है जिसमें दोस्तों आपके प्रथम पद जो होता है, जो पूर्व पद होता है, वह संख्यावाची विशेषण होता है, वह आपके संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची का क्या अर्थ होता है, जैसे मैं कह दूं आपके सप्ताह, तो जिसका जो पूर्व पद है, मतलब पूर्व पद जो पहला पद होता है, पहला पद का बनता है आपके सप्त। सप्त मतलब होता है दोस्तों आपकी 7, और यह एक संख्या है। तो ऐसा विशेषण जो आपकी संख्या के रूप में विशेषता बतलाए, तो उसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। तो यह आपके सप्ताह की क्या है, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समाहार। दिन की विशेषता बता रहा है कि कितने समाहार है, फिर 7 दिनों का, और साथ ही आपके विशेषण बतला रहा है, लेकिन किसके रूप में, संख्या के रूप में। तो ये हो गया संख्यावाची विशेषण। और जिस भी समास का जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो आपके संख्यावाची विशेषण होता है, वह होता है आपके द्विगु समास। समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण। जैसे चौराहा की बात करते हैं, चौराहा, तो चौराहा पहला आपका है 4, राह का विशेषण बतला रहा है आपकी 4, और 4 क्या है, आपकी संख्यावाची विशेषण है, और ये चौराहा बन गया आपके द्विगु समास। समझ गए, महत्वपूर्ण। अगला है दोस्तों आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है कि आपके जिसमें जो आपके पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हों, पूर्व पद एंड उत्तर पद दोनों प्रधान हों। जैसे मैं कह दूं आपके, जैसे मैं कह दूं सुख और दुख, सुख एंड आपके दुख, सुख दुख, तो ये क्या हो जाएगा, आपके द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें सुख भी प्रधान है आपके और दुख भी प्रधान है। प्रायः इसमें आपके योजक शब्द बीच में जुड़ रहता है, इस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो मुझे लगता है संक्षेप में मैंने आपको सारे समास आपके कंप्लीट कर दिए। आपके 6 समास भी बता दिए कौन कौन से हैं, समास का क्या अर्थ होता है, समास की विशेषता क्या है, समास की डिफिनीशन क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये 6 समास की क्या क्या विशेषता है और इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके एक एक एग्जाम्पल सब आपको बता दिया इतनी थोड़ी सी ही आपके देर में। तो इस प्रकार से डिटेल से आपकी चर्चाएं चलेंगी। तो गुरुदेव शब्द में समास कौन सा है, आप लोग समझिए। गुरुदेव में जो शब्द है, एक है आपके गुरु, एक है आपका देव। तो गुरु दोस्तों जो है शब्द है, गुरु आपके एक शब्द है, और इसकी विशेषता है कि जो गुरु है आपके जो देवता है, वो क्या है दोस्तों, आपके देवता है। गुरुदेव, गुरु क्या आपके देवता है। तो गुरु की विशेषता कौन सा बतला रहा है, आपके देवता। तो जो विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, आपके विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की संज्ञा आपके गुरु है, और इसकी विशेषता बतला रहा है आपके देवता। तो गुरु क्या है, देवता है, तो विशेषण हो गया। और किसकी विशेषता बतला रहा है, गुरु की, तो गुरु हो गया आपके विशेष्य। और जिस आपके विशेषण में आपके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग समझ गए, तो अब सारे समास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग आसानी के साथ कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि बारहसिंघा शब्द में समास है। बारहसिंघा शब्द में समास है। समास में एक बात है दोस्तों, समास में एक ही कठिनाई है कि इसमें एक समास आपकी फंसेंगे आप, किसमें, आपके बहुब्री समास में। क्योंकि बहुब्री समास में आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो बहुब्री समास में पहली बात है कि तीसरा पद आपकी प्रधान होता है। लेकिन आपको ये बात अगर समझ में ना आए तो समझ लीजिए कि बहुब्री समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा बहुब्री समास के, उसको अपनी नोटबुक में डाल लीजिए बहुब्री समास, उसके एग्जाम्पल, और सब आपके एग्जाम्पल नोट करते चलिए, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप लोगों को याद रहेगा तभी आप लोग इसको कर पाएंगे, वरना दिक्कतें सभी को हो जाती हैं। जैसे हमारे जैसे आपके जो अनुभवी हैं हिंदी के क्षेत्र में, उनको भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हिंदी जो है
मेरे दोस्तों इतनी बातें समझ लीजिए कि हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हिंदी में आपको इतना मजबूत करा दूंगा कि 20 के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, एक क्वेश्चन आपकी दिक्कत नहीं होगी। और ये बात मैं परीक्षा के बाद आपसे पूछूंगा, यही आपके लाइव चैट लगवाऊंगा कि कितने बच्चों के कितने उत्तर सही हुए, तो आप कहेंगे कि हिंदी तो हमारे 20 के 20 सही उत्तर हो गए। तो हिंदी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और हिंदी में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दूंगा। इसके लिए घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। 20 में 20 का टारगेट रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 सिंह दोस्तों एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। क्या दोस्तों कि 12 सिंगा, क्योंकि इसका जो शब्द बनता है एक होता है आपके 12 और सिंगा मतलब सिंह, तो सिंह की विशेषता बतला रहा है दोस्तों आपकी 12, लेकिन अर्थ एक विशेष प्रकार के जानवर की 12 सिंगा की आपकी 12 सिंह, इसकी एक शब्द नहीं बन रहा है, शब्द एक आपके एक विशेष शब्द एक विशेष जानवर की बात कर रहा है, 12 सिंगा जो जानवर होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपकी बहुब्रीहि समास। समझ गए बिल्कुल। तो 12 सिंगा दोस्तों आपके एक बात और याद रखिएगा कि 12 सिंगा ये दोस्तों आपके यूपी का आपके राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय पशु है। जैसे आपके भारत का राष्ट्रीय पशु आपके बाघ है, उसी प्रकार से यूपी का राष्ट्रीय पशु आपके 12 सिंगा है। इसलिए एक विशेष क्या है 12 सिंगा, और इसीलिए क्या हो जाएगा आपके बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समय समय पर मैं आपकी बहुब्रीहि समास की कई सारे उदाहरण आपको बताता रहूंगा। और जैसे ही अगर आप लोगों की बहुत सारे कमेंट आएंगे कि थ्योरी से पढ़ाइए, तो थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। कर्मधारय समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, अव्ययभाव समास क्या है, मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे मैंने आपको कंप्लेन आपके पूरा कंप्लीट करा दिया है। देखिए, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, वह होता है कौन सा है? किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संख्या होती है? तो बताइए, बिल्कुल बताइए, मैंने आपको बताया है। देखिए पहले विकल्प से ही मैं इसको छाड़ देता हूँ। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, संख्यावाची कोई बात नहीं होती है, ये तो होगा नहीं। तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियों का लोप होता है, ऐसा कुछ कह नहीं रहा है। अव्ययभाव समास जिसका प्रथम पद आपके अव्यय होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रथम पद संख्यावाची हो, तो वह आपके द्विगु समास होता है। जैसे मैंने आपको बताया था चौराहा, पहला ही पद 4 है और 4 एक संख्यावाची है। समझ गए क्या आपके द्विगु समास? तो इस प्रकार से अगर अब समास के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको कर लेंगे। मानिएगा बात हमारी, कितनी भी क्वेश्चन आएंगे, आप 15 मिनट का लेक्चर ले लिए, समास के बारे में डिटेल में बता दिया, अब समास के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ऐसे ही बहुत ही शॉर्ट टिक से सारी चीज़ें कंप्लीट करो। समास, संधि, ये जितनी भी चीज़ें आपके अलंकार होती हैं, ये सब आप आसानी के साथ करेंगे। जितना आपको कठिनाई दिख रही थी, अब समाज के कितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, 50, 60, 100, सब कहेंगे कि बहुत ही हलवा है, आसान है। अभी तक आप लोगों को कठिन लग रहा था, अब कठिन नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। देखिए हिंदी क्या है दोस्तों, आपकी हिंदी एक ऐसा आपके विषय बनता है जिसको आप लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं, और आप लोगों के आपके जीवन में क्या आप हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी आपके राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी समझना आप लोगों के बहुत ही आसान होता है। शब्द क्या है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ध्यान से अगर देखेंगे तो शब्द क्या बन रहा है, लिखता नहीं है, लिखवाता है। क्या करता है आपके, लिखवाता है। जब कोई भी ऐसी क्रिया जो आपकी खुद ना करके दूसरे के द्वारा करवाई जाती है, तो उसे कहते हैं आपके प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और बी विकल्प क्या होगा आपके, पूरी तरीके से सही उत्तर आपका बन जाएगा, और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं होंगी। वैसे प्रेरणार्थक दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होती है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और एक होती है आपके द्वितीय प्रेरणार्थक। इनके बारे में अभी आप लोगों को समझने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप हायर क्लास में होते तो मैं आपको समझा देता। कभी कभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है यही कि प्रेरणार्थक का यही इंपॉर्टेंट बनता है, और इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्रिया खुद से ना करके दूसरे के द्वारा करवाई जाती है। अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे तो हमेशा आपके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ बच्चे आपके क्लास 11th के भी हैं, तो 11th और 9th वाले ध्यान रखेंगे, 6th वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 9th और 11th वाले, 9th एंड 11th वालों के लिए आपके इंपॉर्टेंट बन जाती है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है आपके, प्रथम प्रेरणार्थक क्या है आपके, और आपके द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। तो दोस्तों प्रथम प्रेरणार्थक वह होता है जिसमें आपके आना शब्द जुड़ता है लास्ट में, और द्वितीय प्रेरणार्थक वह होता है जिसमें आपके वाना शब्द जुड़ता है। जैसे एक बनेगा आपके लिखाना, और एक शब्द आपका बनेगा लिखवाना। मान लीजिए कभी डिटेल में हमसे पूछ लिया प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों ऑप्शन में आ गए, तो जहाँ पर आना रहेगा वो होगा प्रथम प्रेरणार्थक, और जहाँ पर वाना रहेगा वह होगा आपके द्वितीय प्रेरणार्थक। तो लिखाना हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, लिखाना आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब आपका ये कंप्लीट हो गया कि आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्या है जहाँ पर आपकी आना शब्द जुड़े, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है दोस्तों आपकी जहाँ पर वाना शब्द जुड़े। कर नोटबुक में नोट करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों नोटबुक में इसलिए आपको नोट करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये क्लास की कंप्लीट कर लूँगा तो एक बार आपके 10 मिनट आप बैठकर अपनी नोटबुक को रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके लिखवाना नहीं लिखवाता है, तो वाना मतलब कि प्रथम प्रेरणार्थक है।
वाह है ना, द्वितीय प्रणर्थक हो जाएगा। वाना जहाँ पर है वो आपके लिखाना का आपके राम लक्ष्मण से लिखाता है, आपके लिखवाता है, तो लिखाता अगर होता तो बन जाता आपकी प्रथम प्रणर्थक, लेकिन लिखवाता का है तो ये आपके द्वितीय प्रणर्थक, आपके द्वितीय प्रणर्थक है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्लासें आपकी होंगी वो 30 से 35 मिनट की होंगी, लेकिन डिटेल में होंगी। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आपको 20 क्वेश्चन लेकर आया था, वो क्वेश्चन मैं आज आपको 10 ही कराऊंगा, और आप लास्ट में बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्योंकि मेरा ये मेरा नहीं टारगेट है कि आपको 20 क्वेश्चन कराऊँ, टारगेट ये है कि जितने भी क्वेश्चन कराऊँ वो फुल डिटेल में कराऊँ, आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 10 ही क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ, फिर कल 10 कराऊंगा, लेकिन ये ठीक है, लेकिन पूरी थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा। तो लास्ट में बताइएगा कि 10 क्वेश्चन कैसे लगे, और आपका पहला वीडियो आपके ये पहला वीडियो आपको लोगों के लिए कैसा लगा। अभी दोस्तों हमारे 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आपको और कराने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आपकी रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा क्या आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी 2। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे क्रिया की दोस्तों बात करते हैं तो क्रिया क्या होती है दोस्तों, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस आपके इस बात को भी, इस आपके डिफिनीशन को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ऐसे आप लोग क्रिया क्या कर लीजिए, आपके हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किसी कार्य के होने अथवा जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो। ये डिफिनीशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोध हो। तो जिस शब्द या फिर शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्योंकि कभी कभी डिफिनीशन देकर आपसे पूछ लेता है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने होने का बोध होता है इसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन लगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो आप लोग कहेंगे क्रिया, इसलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद है दोस्तों। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी आकर्मक क्रिया, और एक होती है दोस्तों आपके सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म आपके ना हो, और सकर्मक क्रिया जिसमें आपके ना हो की बात नहीं होती है। अकर्मक क्रिया से कहते हैं जिसमें कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह आपके स्वयं कर्ता को ही प्रभावित करता है। वह क्रिया जो आपके कर्ता पर ही प्रभाव छोड़े उसे कहते हैं आपकी आकर्मक क्रिया। नोटबुक में नोट कर लेंगे, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिए, उसके बाद नोट करिए। वह क्रिया जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही छोड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया पर लिखिए कि वह क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपके कर्म को प्रभावित करे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपकी सकर्मक क्रिया। समझ गए अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्या होगा आपके अंतिम क्वेश्चन आपका होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं आपको 10 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आपको समाज को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, और इसीलिए आज का जो समय है आपके क्रॉस कर गया। हमारा टारगेट है कि 30 से लेकर 35 मिनट के बीच में क्लासें रहेंगी, और जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा इसको वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, वरना समझ लीजिए कि आपके क्लासें आपके लिए व्यर्थ हैं। स्किप करके नहीं देखेंगे, अगर नहीं हो पाएगा एक बार में तो 2 बार में देखेंगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करके 2 बार में देखेंगे। लेकिन कभी भी क्लास को स्किप करके नहीं देखेंगे कि चलिए आज 10 मिनट देख लेते हैं, 2 बार देख लीजिए, लेकिन क्लास को पूरा अवश्य कीजिए। एक इंपॉर्टेंट बात और, इसी वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स समझ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें एक वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, वो आपके 3 घंटे की महामैराथन है। यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के एक शब्द कराए गए हैं, अनेक शब्द के एक शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द। ये पिछली बार के CHS के जितने विद्यार्थी थे उनके लिए मैंने आपके रिकॉर्ड किया था ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके। तो 3 घंटे की मैराथन है, 3 घंटे की आपके मैराथन है। आप लोग इसको कर लीजिएगा कई बार में, जैसे 1 घंटे एक बार बैठी तो 1 घंटे पढ़ लीजिए, 3 बार में करके 1 घंटे करके 3 घंटे की पूरी क्लास कर लीजिएगा। अनेक शब्द के एक शब्द के पूरे 500 शब्द में कराया हूँ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को, इस आपकी पूरी वीडियो को कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपकी परीक्षा के लिए। 6 चाहे 6 का बच्चा हो, चाहे 9th का, चाहे 11th का, तो सभी को देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं डाला हूँ, आपकी आई बटन पर भी डाला हूँ। अगर यहाँ पर भी नहीं पाएंगे तो यह जब वीडियो समाप्त होगा तो दोस्तों आपके जब वीडियो समाप्त होगा तो इसके आपके इंड स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो मिलेंगे।
तो एक तो इसी वीडियो की प्लेलिस्ट रहेगी और दूसरा आपको वही वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर देख अवश्य लीजिएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द पूरे 500 शब्द हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी शब्द शक्ति का ही है कि द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होते मैराथन की तो आप लोग इसको आसानी के साथ कर देते। इसलिए मैराथन वाली क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही आपकी वीडियो की लिंक है, जाकर अवश्य देख लीजिएगा, अवश्य देख लीजिएगा। देखिए, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। तो पहले तो पता होना चाहिए कि द्विज के कितने अनेकार्थी शब्द होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों द्विज का एक अर्थ होता है, दोस्तों आपके यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी लिख लीजिए। द्विज अनेकार्थी शब्द, उसके आगे लिखिए पक्षी। द्विज का एक अर्थ होता है आपके पक्षी, क्योंकि पक्षी 2 बार जन्म ले। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले, जो 2 बार जन्म ले, तो द्विज हो गया, क्योंकि पक्षी 2 बार जन्म लेती है। एक बार तो जब वह जन्म लेती है अंडे के रूप में, दूसरी बार जब अंडे से बाहर आती है, तो पक्षी एक सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा होता है दोस्तों आपके दांत। दांत भी 2 बार आता है आप लोगों को, एक बार दूध का दांत, उसके बाद एक बार दांत होता है, दांत भी द्विज होगा। तीसरा दोस्तों आपको होता है आपके अंडज। अंडज जो आपके अंडे से जन्म लेते हैं, चाहे जो भी प्राणी हो, तो आपके एक बार जन्म लेते हैं अंडे में और एक बार अंडे से बाहर आते हैं, तो अंडज भी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा होगा आपके प्राणी। चौथा होगा दोस्तों क्या होगा, प्राणी। और चौथा आपके प्राणी मतलब एक बार जब जन्म हो पाता है दोस्तों आपकी माँ के गर्भ में, दूसरी बार जब माँ के गर्भ से बाहर आता है। तीसरा होगा दोस्तों आपके मतलब कि आपके पांचवा हो गया आपके ब्राह्मण। नोट कर लीजिएगा, ब्राह्मण दोस्तों एक बार जब जन्म लेता है तो ब्राह्मण के रूप में होता है। दूसरा जब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, दूसरा जब उसका आपके उपनयन संस्कार होता है, तो आपके 2 बार भी उसका भी जन्म होता है ब्राह्मण। और तीसरा दोस्तों आपके होता है आपकी चंद्रमा। चंद्रमा होता है। तो ये 6 शब्द होते हैं आपके अर्थ किसके होंगे, द्विज के अर्थ होते हैं पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। तो ब्राह्मण क्या आपके है, पक्षी भी है, दांत भी है, लेकिन विदेह आपकी किसी प्रकार के द्विज से शब्द नहीं है। तो द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, तो विदेह आपके नहीं आता है। ये आपके 6 शब्द आप लोग नोट कर लीजिएगा, पक्षी, पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरे 10 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही उत्तर हुए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में मस्ट लिखिएगा। और आज की हमारी पहली क्लास है, तो जितने बच्चे इस क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं उनसे मेरा आपके निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो के लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, कि मैं समझ लूँ कि। और दूसरी बात कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और तीसरी बात आप ये लिखेंगे कि आप किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, मैं पढ़कर देखूंगा कितने बच्चे कहाँ से हैं, किस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चों की अधिकता है हमारे यहाँ में किस क्लास के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ूंगा, इसके लिए आप लोग घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। और सारी क्लासें आपकी चलेंगी। अभी हिंदी की चली हैं, फिर जीके जीएस के, साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के सभी क्लासें स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। लेकिन पहले हिंदी की क्लासें चल रही हैं, तो पहले आप हिंदी की क्लासें करते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपके साथी और हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बता दीजिए कि एग्जाम तक पर आ जाइए। और आप लोग भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जितने आपके यहाँ पर नए हैं। और दोस्तों आज का हमारा पहला वीडियो था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, लेकिन जो वीडियो की आपकी लिमिटेड रहेगी, आपके लगभग 30 मिनट की ही रहेगी, चाहे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।